नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये देश नोटों की, जी हाँ, करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां देख रहा है, लगातार देख रहा है। 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां और ये रिश्वत का अकूत भंडार बंगाल के मंत्री पार्था चटर्जी के घर और ठिकानों से बरामद हुआ है। और कुछ हफ्ते पहले ही ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, मोदी जी की ईडी ने झारखंड में, जी हाँ, बंगाल से पहले झारखंड में एक आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल के ठिकानों से करोड़ों रुपए, जी हाँ, करोड़ों रुपए बरामद किए थे। और इन नोटों की गड्डियां, जी हाँ, इस कैश को देखकर, ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ रखा है। और जैसे मोदी जी अपने पुराने नारे, जी हां, पुराने नारे, ना खाता हूं ना खाने दूंगा, पर अडिग हैं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। ना खाता हूं ना खाने दूंगा। अब ये जो नारा है मोदी जी का, ये देश के सारे भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं है। जिन जिन के पास काला धन है, जिन जिन के पास नंबर 2 का पैसा है, उन सभी के लिए नारा नहीं है। ये नारा मोदी जी के सियासी दुश्मनों के लिए है। मिसाल के तौर पर पार्था चटर्जी ममता बनर्जी के मंत्री, और आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 सियासी शत्रु पार्टी को बिलोंग करते थे। उनके यहाँ जो ईडी ने छापा मारा, करोड़ों रुपए बरामद हुए, होने भी चाहिए एक भ्रष्ट व्यक्ति से। लेकिन इसी बंगाल में ईडी ने इस शख्स को छोड़ रखा है। जी हां, ईडी और सीबीआई ने इस शख्स को छोड़ रखा है। इनका नाम है सुवेंदु अधिकारी, और ये भी ममता के बड़े खास थे। इन पर नारदा केस में एफआईआर दर्ज हुई, सीबीआई जांच कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था करप्शन पे, एफआईआर है। स्टिंग ऑपरेशन में विजुअल्स हैं इनके। और शारदा स्कैम, जी हाँ, एक चिट फंड स्कैम में भी इनका नाम है, पूछताछ हो चुकी है इनसे। लेकिन सुवेंदु साहब जो हैं वो पाला बदलकर बीजेपी में आ गए हैं और इस वक्त भाजपा की तरफ से बंगाल में नेता विपक्ष हैं। इनसे पूछताछ नहीं हो रही और बंगाल में इसको लेकर हंगामा है। दरअसल मोदी जी की ये जो कार्रवाई है वो एक तरफा है। जी हाँ, एक तरफा। वो चाहे बंगाल हो, झारखंड हो या फिर कर्नाटक हो, जहाँ पर पूरी की पूरी सरकार ही ईडी ने गिरा दी, या फिर कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी घेराबंदी आईटी और ईडी ने करी। लेकिन मैं उन पुरानी बातों पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ताज़ा मिसाल आपको दे रहा हूँ, एकदम फ्रेश केस। और ये मामला है उत्तर प्रदेश का, जी हाँ, योगी सरकार का मामला है। और ये जो मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी देखिए अगर आप, मैंने पहले भी आपको ये चिट्ठी दिखाई है। इस चिट्ठी में साफ साफ एक राज्य मंत्री कह रहा है कि उसका जो मंत्री है, जल शक्ति मंत्रालय, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट है, भ्रष्टाचार है। और प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, उसमें भ्रष्टाचार है और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ये चिट्ठी अमित शाह को दे दी सीधे सीधे। अगर ये जो दिनेश खटीक हैं या जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो योगी की जगह अखिलेश की होती तो समझ लीजिए क्या हाल ईडी करती। इसी चिट्ठी पर कई मंत्री ईडी के रडार पर होते और जेल जा रहे होते। अब ईडी और आईटी की निष्पक्षता की एक और मिसाल देख लीजिए, और ये मिसाल भी मैं उत्तर प्रदेश से ही दे रहा हूं, जहां डबल इंजन की सरकार है। ये साहब हैं जितेंद्र प्रसाद, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बड़ा मलाईदार मंत्रालय है, मलाई से आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। और इनके मंत्रालय पर, जी हाँ, पीडब्ल्यूडी पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे ट्रांसफर पोस्टिंग के। इंजीनियरों से पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप लगे, जांच कराई गई। और उस जांच में जितेंद्र प्रसाद जी के जो ओएसडी थे पांडे जी, उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और हटा दिया गया। और बात अमित शाह तक पहुंची। जितेंद्र प्रसाद वैसे भी अमित शाह और मोदी के खास हैं। मान लीजिए कि अगर ये सरकार किसी और की होती तो जितेंद्र प्रसाद जी का क्या हाल होता। अभी तक ईडी इनको भी घेर चुकी होती और हो सकता है जेल चले जाते। लेकिन क्लीन चिट है एक तरह से।
कोई भी कहीं भी ईडी का आपको कोई एक्शन नहीं दिखेगा। अब दोस्तों हकीकत तो यह है कि जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ ईडी जाती ही नहीं। सरकार में क्या हो रहा है झांकती ही नहीं। चाहे भले ही करप्शन के मामले सामने आए, उनको मुख्यमंत्री के स्तर पर जांच करके निपटा दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो तबादले का भी खेल हुआ, निपटा दिया गया। अब एक और मामला देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, देश की सुर्खियों में रहा है, लेकिन उस पर आने से पहले कि वहाँ पर ईडी ने किस तरह से एक सरकार को गिरा दिया, दूसरी सरकार को बना दिया, ईडी सरकार। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ और आप देखें और स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। पहली तस्वीर, और पहली तस्वीर है प्रताप सरनाइक की। प्रताप सरनाइक विधायक कभी उद्धव ठाकरे के बहुत खास हुआ करते थे, पैसे वाले हैं, बिल्डर लॉबी को बिलोंग करते हैं। 175 करोड़ का इन पर मामला ईडी का था, ये इंडियन एक्सप्रेस का कहना है, एक बड़ा अखबार है। और जब इन पर प्रेशर आया तो उद्धव ठाकरे की गोद से उठे ये और एकनाथ शिंदे की गोद में बैठ गए। एक और तस्वीर देखिए, भावना गवाली, इन पर भी ईडी की जांच चल रही थी और इनके जो एनजीओ था उसके खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई हुई और जो एनजीओ को चला रहे थे अधिकारी उनको गिरफ्तार भी किया गया। इन पर भी प्रेशर था और ये भी उद्धव ठाकरे के कैंप से एकनाथ शिंदे के कैंप में आ गई। एक और तस्वीर, यामिनी जाधव, इनकम टैक्स रेड्स हुई, ईडी की जांच हुई और संपत्तियां जब्त की गई। फंसी हुई थी, जांच चल रही थी, लिहाजा इनकी भी मजबूरी थी कहीं ना कहीं। और ये इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि ये भी इन्होंने भी खेमा बदल लिया, एकनाथ शिंदे के साथ चली आई। अब शिंदे जी के लिए संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे के वो खुद ही ईडी के रडार में थे। दरअसल ये जो सरकार टूटने का क्रम शुरू हुआ वो ईडी के लेंस से ही शुरू हुआ। ईडी के लेंस में जो सबसे पहली तस्वीर आई वो एकनाथ शिंदे के एक सहयोगी की थी और ऐसा संजय राउत का कहना है, उनका आरोप है। और संजय राउत तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ईडी ना होती तो एकनाथ शिंदे कभी उद्धव को छोड़ के जाते ही नहीं। ये भी दावा किया जा रहा है कि 17 से 20 बागी विधायक थे जिनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का लेंस था, वो रडार में थे। और ये एक वजह रही कि महाराष्ट्र में सरकार ही चली गई। अब दोस्तों हकीकत ये है कि पिछले 7-8 वर्षों में जितना दुरुपयोग इनकम टैक्स का हुआ, ईडी का हुआ, सीबीआई का हुआ, इतना दुरुपयोग इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने नहीं किया, इतना दुरुपयोग नरसिम्हा राव ने नहीं किया, इतना दुरुपयोग जो सरकारें 90 के दशक में बन रही थी, गिर रही थी, उनमें नहीं हुआ। और मैं आपको तथ्यों के साथ, जी हाँ, पूरे फैक्ट्स रखूंगा कन्विंस करने के लिए कि किस हद तक, किस स्केल पर, किस इंतहा पर इसका बेजा इस्तेमाल, इसका दुरुपयोग हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि आखिर खेल क्या है गुजरात लॉबी का। गुजरात लॉबी ने जहाँ अडानी और अंबानी और कॉरपोरेट पावर के दम पर जहाँ इलेक्शन बहुत महंगे कर दिए, बहुत महंगे कर दिए, पहले से कहीं ज़्यादा महंगे कर दिए, वहीं विपक्ष की तिजोरी पर बार बार हमला किया। तो एक तरफ तो इलेक्शन महंगे हुए और दूसरी तरफ विपक्ष के फंड्स, जी हाँ, उनकी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है उस पर हमला किया और कई जगह पाइपलाइन ध्वस्त करती है। तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में नहीं है। और अब मैं आता हूँ फैक्ट्स पर, फिगर पर, कि आखिर किस इंतहा तक इन एजेंसियों का, इन सरकारी एजेंसियों का, संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। अब दोस्तों हाल फिलहाल में ईडी का कितना दुरुपयोग हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, किस स्केल पे हुआ है, आप इस ग्राफिक्स की मदद से मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखिए। यही ईडी थी, यही अधिकारी थे, आईआरएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स, और यही कानून था पीएमएलए का। लेकिन मनमोहन सिंह ने के टाइम पे ईडी ने 112 रेड्स की, 112 छापे मारे गए, और नरेंद्र मोदी के टाइम पे 3000 से ज़्यादा छापे। जी हाँ, कहाँ तो 100 छापे और कहाँ 3000 से ज़्यादा छापे। ये स्केल है। और एंड रिजल्ट क्या है? अगर आप देखें कि पिछले 10 सालों में पीएमएलए के, जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में
3,985 केस 3,985 केस दर्ज हुए और सिर्फ 23 लोगों को सज़ा मिली। 23 यानी 4,000 में से सिर्फ 23 लोग। अगर आप मोटा मोटा देखें तो 1% से भी कम, आप यूँ कह सकते हैं 0.5%, यानी 1% से भी कम लोगों को सज़ा मिली है। यानी जो फोकस है वो फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक सीमित है ज़्यादातर मामलों में। और इसका नतीजा ये रहा कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो विपक्ष के थे उनको पकड़ पकड़ के या तो ईडी के ऑफिस लाया गया, और आज भी आप देख रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहाँ चक्कर काट रही हैं। आपने देखा कि शरद पवार के कई मंत्री जेल चले गए, ईडी ने भेज दिया। और उसके बाद जैसे ही कोई डील हुई, जिस तरह से डील शिवसेना के साथ हुई, या आपने देखा कि जो टीएमसी से विधायक टूट के बीजेपी में आए थे उनके साथ डील हुई, या फिर आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि कुछ पार्टी छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हुए उन सबको क्लीन चिट दी गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जो बड़ी मछलियाँ थीं, जैसे नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, ललित मोदी, विजय माल्या और भी बहुत से लोग, जैसे ये साहब ऋषि अग्रवाल, 22-23 हज़ार करोड़ का घपला है इनके, बैंक स्कैम है। ईडी इनसे पूछताछ नहीं कर रही, ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही। यानी सबसे बड़ा जो स्कैमस्टर है वहां फोकस नहीं है, फोकस पॉलिटिकल है। और दोस्तों, जाहिर है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं जो करप्शन पे काम करती हैं, इनका इस्तेमाल देश के लिए नहीं हो रहा है, देश को मजबूत बनाने के लिए, करप्शन फ्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल भाजपा के लिए हो रहा है, बीजेपी के लिए हो रहा है, बीजेपी के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स के लिए हो रहा है, और एक एक करके राजनीतिक शत्रुओं को ख़त्म किया जा रहा है। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो राजनीति आज के दौर में हो रही है वो सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तक सीमित नहीं है। अगर आप बाकी संस्थाएं देखें, आप जुडिशरी का हाल देखिए, रोज़ कुछ ना कुछ हमें खबरें मिलती हैं। चीफ जस्टिस खुलेआम कह रहे हैं कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं इमेज ख़राब कर रही हैं, जुडिशरी की प्रेशर डाल रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। मीडिया का क्या हाल है, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमारी जो मुख्य धारा की मीडिया है देश की, वो सत्ता की गोद में बैठी हुई है। और नौकरशाही, जहाँ ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है कि जो नौकरशाही है वो सिर्फ सत्ता, जी हाँ, पब्लिक सर्वेंट की जगह गवर्नमेंट की सर्वेंट बन के रह गई है। और आप देख रहे हैं किस तरह से ईडी, सीबीआई काम करती है। हकीकत यह है कि इन संस्थाओं को बेहतर करने की ज़रूरत थी, लेकिन बेहतरी हुई है भाजपा की। तो ये था आज का वीडियो, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर करिए। किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, बेहिचक बताएं। कोशिश करूँगा आपके जवाब देने का। और आखिर में जो मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।